इस बीच में 2003-04 में एक वाईके अलग कमेटी बनी यूपीएससी रिफॉर्म के लिए जी। और वाईके अलग कमेटी की रिपोर्ट आते आते 2008-09 हो गया, शायद 2007 में आ गई थी जी। लेकिन 2009 का लोकसभा चुनाव था तो उसमें कुछ किया नहीं गया। जी। पृथ्वीराज चौहान डीओपीटी के एमओएस बने 2009-10 में, और उसी कमेटी की सिफारिश पर प्रीलिम्स में जो एक ऑप्शनल वाली बात जो मैंने कही थी, जो कोठारी कमीशन से सामने आई थी, उस एक ऑप्शनल को हटा करके सेकंड पेपर बिल्कुल बैंकिंग के पेपर की तरह मैथ, रीजनिंग, पैसेज वाले बना दिए गए। उसके पीछे क्या कारण था? जो दूसरा पेपर था उसकी जगह रीजनिंग का जो पेपर इंट्रोड्यूस किया गया, तो क्या ये था कि लोग सिर्फ रट्टू तोता बन गए थे कि सिर्फ रट के आ गए थे, वही लोग जी क्वालिफाई करते थे? एक कारण ये था जो आप कह रहे हैं कि रट्टू तोता लोग आ गए थे, क्योंकि वाकई जब 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट ही होंगे, मेंस में 1200 नंबर के 300 नंबर के 4 पेपर, 2300 नंबर के पेपर में आप देखें तो 4 पेपर, 2300 नंबर में 300 नंबर इंटरव्यू भी है, खैर 2000 नंबर के पेपर में अगर 1200 नंबर के सब्जेक्ट ही होंगे जी, तो रट के ही लोग आएंगे जी। तब तो लोग जीएस बहुत कम पढ़ते थे, वो कुछ मार्केट की लाल पीली किताबें पढ़ ली, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो ऑप्शनल में ही इतने मार्क्स उठा लो ताकि इंटरव्यू तक पहुंच जाए, ये मानसिकता होती थी। ठीक। तो रैशनल जब किया उन्होंने, उसमें रीजनिंग के पेपर इंट्रोड्यूस किया, उसका क्या असर पड़ा? रीजनिंग के पेपर तो मेंस के लेवल पे किए नहीं जी। वहां तो प्रीलिम्स के लेवल पे हटाए पहले। जी। अगस्त 2010 में सर्कुलर जारी हुआ कि 2011 से ये लागू होगा। नतीजा ये हुआ कि ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के बहुत सारे लड़कों ने एग्जाम छोड़ दिया 11 में। क्यों? 4 अटेम्प्ट मिलते हैं, कोई अपना 1 अटेम्प्ट क्यों बर्बाद करे? क्यों बर्बाद करेगा? मतलब इससे बर्बाद कहाँ हो रहा है? अब मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के पैसेज बनाने के लिए, इंग्लिश के पैसेज तो चलिए जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो बना लेंगे, उनके लिए तो 10 क्वेश्चन वो बना लेंगे, 8 क्वेश्चन बना लेंगे, लेकिन उसके अलावा भी तो 72 क्वेश्चन थे सेकंड पेपर में। अच्छा, दूसरा चेंजेस क्या हुआ? मतलब आपके कहने का मतलब है कि रीजनिंग के सवाल सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के लोग ही क्रैक कर सकते थे, ह्यूमैनिटीज के नहीं क्रैक कर सकते थे। अब इसकी टेक्निकलिटी को समझिए। जी। पहले यूपीएससी मार्क्स जारी नहीं करती थी, वजाहत हबीबुल्लाह साहब ने कहा कि नहीं, आपको मार्क्स देना होगा प्रीलिम्स के, तो पूरे एग्जामिनेशन प्रोसेस के होने के बाद ये मार्क्स देने लगे, इंटरव्यू के बाद प्रीलिम्स का मार्क्स देते थे, लेकिन देने लगे। जब सूचना आयोग बना उसके बाद से वहाँ अर्जी लगी तब देने लगे। पहले क्या होता था, प्रीलिम्स के लेवल पे 120 क्वेश्चन वाला एक पेपर ऑप्शनल का होता था प्रीलिम्स में, 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और पेपर 2 में 150 नंबर जीएस के होते थे, 150 क्वेश्चन, यानी 270 क्वेश्चन के बेसिस पे आपको मेरिट तय करके प्रीलिम्स पास कराया जाता था। जी। 120 में जो ऑप्शनल वाले लड़के थे, पता चला कि कोई तो 105 कर दिए, 110 कर दिए, और जीएस में 30, 35, 40 भी किया तो उनका काम चल गया। जीएस कैरियर तो बहुत वाइड है जनरल स्टडी, तो उनको 150 क्वेश्चन, 160 क्वेश्चन के उन्होंने कर लिए, उनका काम हो गया। तो ये रट्टू तोता वाली एक प्रवृत्ति वहाँ डेवलप हो गई कि इतिहास की पूरी किताबें ही पढ़ के लोग घोल करके पी जाना जो कहते हैं ना, जी, वो कर लिया। इस चेंजेस के बाद देखिए इसमें एक और चेंजेस थे। जीएस के क्वेश्चन का वेटेज बढ़ा करके, घटा करके, सॉरी 100 क्वेश्चन कर दिए गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 से 100 कर दिया गया। 150, जीएस में पहले 150 थे ना जी, उसको घटा के 100 कर दिया 100 कर दिया गया। वो पेपर तो एज इट इज रह गया था जीएस का, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिए गए, और क्वेश्चन का नेचर मेंस टाइप बना दिया गया। स्टेटमेंट के साथ खेलना, थोड़ा सा सब्जेक्टिव था। हाँ, स्टेटमेंट के साथ खेलना, किसमें कौन सही है कौन गलत है। और जो ऑप्शनल के पेपर थे प्रीलिम्स में 120 क्वेश्चन वाले सेकंड पेपर, वो तो हट ही गया, उसकी जगह 80 क्वेश्चन के, यानी 200 मार्क्स के 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन वो आ गया रीजनिंग का, रीजनिंग, मैथ और वही पैसेज वाला। जी। और इधर जीएस में 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, यानी जीएस के पेपर में एक क्वेश्चन का वेटेज जहां ज्यादा दिमाग लगाना था, ज्यादा पढ़ना था, वो हो गया 2 नंबर का। लेकिन सेकंड पेपर जो बैंकिंग वाले लोगों के लिए एक तरह से बनाया गया, इंजीनियर फ्रेंडली पेपर कह सकते हैं, उस पेपर में एक क्वेश्चन का वेटेज 2.5 नंबर का हो गया। तो मतलब जिसका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैथ्स का बैकग्राउंड है, साइंस का बैकग्राउंड है, वो उन पेपर को आसानी से कर सकता है। आसानी से कर सकता है। यही वजह थी कि उसके बाद 2013-14 तक अधिकतर जो सिविल सर्वेंट्स टॉप करते थे इस एग्जाम में, तो वो सारे के सारे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते थे। तो अब देखिए इसमें क्या था, 11 में जो
यूपीएससी ने मार्क्स दिए 400 नंबर के पेपर में, 200 फर्स्ट पेपर, 200 सेकंड पेपर, 198 कट ऑफ थी प्रीलिम्स की, 50% से नीचे जी। और 2000 रीजनिंग के पेपर लोग नहीं कर पा रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। बहुत सारे लड़के जिनके पास एज बचे हुए थे, अब किसी के पास 3 साल बचा हुआ है, 2 अटेम्प्ट है, तो आराम से वो स्किप कर सकता था 1 साल, उसने किया, करना भी चाहिए। वही कुछ लड़के जो समझदार थे, उनको लगा कि नहीं भाई इस साल कम लड़के बैठ रहे हैं, तो इस गंगा में हाथ धोने की कोशिश करनी चाहिए। खैर ये सब चलता रहता है, हर सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है। लेकिन 2013 में मेजर चेंजेज हुआ यूपीएससी में, वो चेंजेज मेंस के लेवल पे था जी। और उस दौर में जो बातें सामने आती है उसमें तो चूंकि खुद मनमोहन सिंह इस चेंजेज में इंटरेस्ट ले रहे थे, तो वो चेंजेस था मेंस के लेवल पे ऑप्शनल को खत्म करने का। कहा तो ये भी जाता है कि मनमोहन सिंह खुद चाहते थे कि ऑप्शनल पेपर हटा ही दिए जाए, क्योंकि जब ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है ना तो पेपर में स्केलिंग की बातें आती है। अब स्केलिंग की बात आपको मैं संक्षेप में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट स्कोरिंग होता है, मान लीजिए मैथ है, मैथ में 600 नंबर का कोई क्वेश्चन पेपर सोल्व करता है, हो सकता है कोई 560 नंबर लाए, 570 लाए। ह्यूमैनिटीज में तो कोई 300-350 भी लाएगा तो उसके लिए वही 550 है। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसके लिए यूपीएससी ने स्केलिंग का फार्मूला निकाला था। वो स्केलिंग कैसे होती थी कि रैशनलाइज किया जाए मार्क्स को। स्केलिंग के बारे में कभी खुल करके कुछ कहा नहीं गया, लेकिन स्केलिंग होती है, बात सही थी। अभी भी होती है, अभी भी होती है। ह्यूमैनिटीज के मार्क्स को थोड़ा सा बढ़ाया जाता है और इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके मार्क्स को कम करके उनके बराबर लाया जाता है। जी। तो ये कैसे करते हैं? ये फार्मूला किसी को नहीं पता है, लेकिन स्केलिंग होती है। गजब है। ये बात मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। किसी ने 300 नंबर पाए उसके बढ़ा दिए जाएंगे, और किसी ने 550 पाए उसके कम कर दिए जाएंगे। चूंकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश, और चूंकि देखिए मनमोहन सिंह, तो क्यों नहीं इन सारे सब्जेक्ट को हटा के एक यूनिफॉर्म सब्जेक्ट ऐसे कर दिए जाए जिसमें आप सभी के स्किल्स टेस्ट कर सकते हैं बराबर, मैं वही कह लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए। उस समय काफ़ी चर्चा थी, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह में लगभग रोज एक कॉलम आता था कि आज ये हुआ, आज ये हुआ यूपीएससी में। सबके अंदर वो था, एंग्जाइटी एक थी कि क्या हो रहा है। मनमोहन सिंह के बारे में आती थी खबर कि मनमोहन सिंह जी खुद चाहते थे कि नहीं, ये ऑप्शनल का झंझट ही खत्म किया जाए। लेकिन कई लोग कहते हैं कि कुछ कोचिंग माफियाओं के दबाव में, हालांकि मैं इसको नहीं मानता। कई लोग कहते हैं कि नहीं, इतना बड़ा मेजर चेंजेस नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हटाया जाए। 2 की जगह एक ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया, और जो 4 पेपर होते थे, यानी 2 ऑप्शनल के 2+2 4 पेपर होते थे ऑप्शनल के, वो घट गए 2, क्योंकि एक ही ऑप्शनल बचा। और जो एक ऑप्शनल हटा उसकी जगह जीएस के जो 2 पेपर होते थे, 2 और पेपर ऐड कर दिए गए। 4 पेपर जीएस 4 पेपर बना दिए। उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, बेसिक हिस्ट्री, इंडियन नेशनल मूवमेंट वगैरह, आर्ट एंड कल्चर है, इसीलिए कहा जाता है कि आप एनसीईआरटी की किताब घोट के पी जाइए तो आप क्लियर कर जाएंगे। और चौथा पेपर जो जीएस का था वो था एथिक्स इंटीग्रिटी का। अब कितने एथिकल ब्यूरोक्रेट है मैं नहीं जानता वो बात अलग है। उस चेंजेस के साल यूपीएससी ने जो प्रीलिम्स का पेपर बनाया, वो वाकई उसकी क्वालिटी बहुत घटिया आप कह सकते हैं। क्योंकि 400 नंबर के पेपर में जनरल की मेरिट 241 चली जाए, 60% से प्लस अगर जीएस में मेरिट चली जाए, तो उस पेपर को आप आसान, वो स्टैंडर्ड पेपर नहीं मान सकते। नेगेटिव मार्किंग जहाँ है, जीएस का पेपर है, सब्जेक्ट का पेपर नहीं है, जहाँ एक लिमिटेड दायरे में आप रट लिए तो आपका काम चल जाएगा। जी। 15 क्वेश्चन अमिताभ बच्चन के प्रोग्राम में लोगों को करने में कौन बनेगा करोड़पति में हालत खराब हो जाती है। जी। तो मतलब जीएस का दायरा बहुत बड़ा है, हाँ। अनंत है कि आप कहीं से भी कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, जबकि सब्जेक्ट का एक लिमिटेड रहता है। 241 कट ऑफ। आज भी जितना मुझे पता है, जो टॉपर्स होते हैं वो 47-48% पाते हैं और उनको टॉप करते हैं। मैं बता रहा हूँ क्या हुआ था जी। आपने बड़ा अच्छा प्रसंग छेड़ दिया इसमें। 2011 में मैं आपको, शायद यही वजह है कि इसीलिए इसको कहा जाता है कि दुनिया का सबसे मुश्किल एग्जाम है, क्योंकि इसमें 47-48% पाके अगर कोई टॉप कर रहा है तो इसका उसके एक और पहलू है जिसको मैं बताना चाहता हूँ। 2011 में आपने देखा कि प्रीलिम्स के लेवल पे चेंज हुआ। पहला जो एंट्री गेट होता है वहीं पे चेंजेस किया गया। बहुत सारे लोगों ने एग्जाम छोड़ा, लेकिन इसके बावजूद 2000 नंबर में, 2000 नंबर का तब होता था रिटर्न का पेपर, अब 1700 का होता है। 300 के पेपर को 250 का अब कर दिया गया 13 के बाद। तो 2000 नंबर में उस वक्त ठीक ठाक था कट ऑफ,
842, यानी आप कह सकते हैं कि 42%, 44%, 43%, 842 कट ऑफ थी जनरल के लिए, और फिर थोड़े थोड़े कम SC ST OBC वगैरह के। उसके बाद 2012 में जो एग्जाम हुआ 528 या 530 में, अगर मैं ठीक से रिकॉल कर पा रहा हूँ तो जी, उस वक्त, यानी कि 28-29% पर मार्क्स पे लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करने लगे 2012 में। क्योंकि हुआ क्या था कि इंजीनियर का क्राउड जो 2012 से कूदना शुरू हुआ कि अरे हमारे लिए तो एक रास्ता खुल गया। पहले भी आते थे, पहले भी IITian टॉपर होते थे, 13-14 में आके थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन पहले 25-30% लोग ऐसे होते थे जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के क्वालिफाई करते थे जी। वो नंबर अचानक से गिर गया। गिरा इसलिए कि प्रीलिम्स के एंट्री गेट पर ही उनके लिए एक अघोषित बैरियर लगा दिया गया। कैसे? CSET के पेपर के माध्यम से जी, आप इसका एक्सप्लेन करें। अब उसको मैं बताता हूँ, 13 के ज़्यादा मुफीद होगा बताना। 13 के एक ऐसे कैंडिडेट को मैं जानता हूँ, 241 मैंने बताई कि कट ऑफ थी जी प्रीलिम्स के, 400 में 241 यानी 60% प्लस। उस लड़के ने 194 नंबर, वो आउट ऑफ 200, 194 मार्क्स उसने हासिल किए थे रीजनिंग वाले पेपर में, और 60-70 नंबर हासिल कर लिए थे, यानी 30-35 क्वेश्चन GS वाले। मतलब रीजनिंग के जिन सज्जन की आप बात करें वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, तो वो 200 में से 194 नंबर जी, और 241 कट ऑफ थी, तो दूसरे पेपर में तो उनको 47 नंबर हिलाना था ना जी, यानी 23.5 क्वेश्चन के मार्क्स हिलाने थे। मतलब आपके कहने का अर्थ ये है कि ये पूरा एग्जाम सिस्टम बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग के लिए लॉपसाइडेड हो गया था। जी जी, तो इसमें एक ये हुआ 13 में, तो इसमें उन्होंने ये कर दिया कि आप सिर्फ रीजनिंग में पास होना जरूरी है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे। नहीं, वो उस वक्त नहीं हुआ। उस वक्त होता तो बवाल ही नहीं होता, तो आंदोलन ही नहीं होता। 12 में कट ऑफ चली गई नीचे मेंस की कट ऑफ 528-29 पे या 540 पे ऐसे था चली गई। तो आप सोच सकते हैं 2000 नंबर के पेपर में 550 से नीचे, 2000 नंबर का 30% कितना होता है? 600। 30% से कम ला करके जनरल कैंडिडेट इंटरव्यू तक पहुंच रहा है। तो आप सोचिए, सीधा मतलब यही हुआ ना कि क्वालिटी को प्रीलिम्स के लेवल पर रोक दिया जा रहा है जी। लेकिन चूंकि मार्क्स कब आते थे, पब्लिक कब होते थे प्रीलिम्स या मेंस के, जब इंटरव्यू होके फाइनल रिजल्ट आ जाता था उसके हफ्ते 10 दिन बाद। बीच में तो देते नहीं थे, नहीं तो बवाल बीच में ही होता। ठीक। 13 के एग्जाम में क्या हुआ कि 13 के एग्जाम में रिजल्ट आया, पूरी तरह से ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड आप कह सकते हैं कि लगभग सफाया हो गया। BIT मेसरा से 19 लड़के सिलेक्ट हो गए फाइनल रिजल्ट में। ऐसे लग रहा था जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजों में बस लगी हुई है, किसी को लवासना जाना है तो बैठ के चलो। आप सोच सकते हैं, मैं IIT की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं BIT मेसरा रांची का एक इंजीनियरिंग कॉलेज है उसकी बात कर रहा हूँ। जी जी। तो ये हालत हो गई, आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में CSET का मुद्दा पीछे छूट गया। उस राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने भी एक रास्ता निकाला। लड़के डिमांड कर रहे थे कि 30 से बढ़ा करके वो हमें 3 अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दिए जाए और CSET के पेपर 2 को क्वालिफाइंग किया जाए 33% पे। पास मार्क्स लाइए, इसमें आपको पास करना, मतलब रीजनिंग के पेपर में आपको सिर्फ 33% नंबर लाना है, ये डिमांड थी। लेकिन दूसरी वाली डिमांड तो पूरी नहीं हुई, चुनाव सर पे था, उसके लिए कमेटी बनानी पड़ती, बहुत सारी चीजें थी। एक डिमांड राहुल गांधी ने आनंद फानंद में पूरी करवा दी। क्या? कि 2 चांस, 30 से बढ़ा के 32 साल अपर एज लिमिट, सारी कैटेगरी में 2-2 साल और 2-2 चांस बढ़ गए, 2-2 अटेम्प्ट बढ़ गए। जैसे जनरल को 4 की जगह 6 अटेम्प्ट, OBC को 7 की जगह 9 अटेम्प्ट, और SC ST में तो अनलिमिटेड 17 अटेम्प्ट होते हैं, उनके 2 साल और बढ़ गए। तो ये अनलिमिटेड कब से शुरू हुआ SC ST के लिए? शुरू से ही जी जी। तो ये एक पूरा प्रोसेस उस समय, आई थिंक हमको लग रहा है कि 12 या 13 फरवरी को आचार संहिता लगी थी, चुनाव की घोषणा हुई थी, 6 या 7 फरवरी को ये नोटिफाई हुआ था 2014 में। जी। तो इसका मतलब ये है कि जो इंजीनियरिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली था वो अब थोड़ा सा कम फ्रेंडली रहा। क्योंकि वो जो उनको एडवांटेज मिलता था ना जी, वो बंद हो गया। लेकिन अब 14 से आपको मैं एक रोचक बात बताता हूँ कि 14 वाला जो पेपर हुआ ना, उसमें कई लड़के ऐसे मिले जो GS में, तो क्योंकि GS में कट ऑफ तो वहीं तय होती थी ना, GS के कट ऑफ को पार कर रहे थे, CSET में फेल कर गए थे, 33% भी नहीं ला रहे थे।
सेकंड पेपर को कंपैरेटिवली टफर किया जाने लगा। उसकी टफनेस लेवल को 33% लाने में भी लोगों की हालत खराब हो जाए। ये कोशिशें 2014 से हुई। खैर, अब ये लेकिन बताइए, अब 14 में फिर आंदोलन हुआ मोदी जी के आते आते। असली खेल वहां हुआ, उसमें लाठियां भी खाई स्टूडेंट्स ने और अंततः सीसेट क्वालिफाइंग हुआ। ठीक। तो सीसेट क्वालिफाइंग हुआ 15 से वही 33% पे। और मतलब ये 2014-15 में मोदी जी की सरकार आने के बाद जी, तो वो जो इंजीनियरिंग का दबदबा था वो कुछ कम हुआ। दबदबा कम किस लेवल पे आप कहेंगे कि हुआ? कि जैसे आप बता रहे कि 200 में से 194 मार्क्स तक ले आते थे लोग, तो वो 33% लाने पे भी आप पार कर जा रहे हैं। तो इसका मतलब वो जो इतना ज़्यादा MBA और इंजीनियरिंग का दबदबा था वो किसी हद तक कम हुआ, ताकि ह्यूमैनिटीज़ के लोगों को एक ज़्यादा लेवल प्लेइंग फील्ड में ना वो भी क्वालिफाई कर सकते थे। तो सिर्फ 33% नंबर ही लाने थे। आपसे बात हुई, बहुत मज़ा आया। मेरे ख्याल से लोगों को भी इसमें बहुत सूचनाएं मिली, बहुत जानकारियां मिली। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मौका दिया मुझे।